मैं पीयूष रंजन एग्जाम फोबिया पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के बीच आज फिर से करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आप बिहार दरोगा मेंस के लिए ही नहीं समझिए, ये आपको बिहार दरोगा पीढ़ी और बिहार एएसआई पीढ़ी ये आपको इसमें भी काम देगा। क्या है कि इसमें करीब सारे जीके के जितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चन का समावेश किया गया है। ठीक है, करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इसमें जो मैं कंटेंट दूंगा, ठीक है, वो जितने भी यूट्यूब पे आपको जो बिहार दरोगा मेंस के लिए करवा रहे हैं वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी है, 100% गारंटी मैं देता हूँ और इस बात पे मुझे गर्व है। ठीक है, अगर आपको हमारा एक इनिशिएटिव ये अच्छा लग रहा है तो जितने भी आदमी देख रहे हैं, चाहे वो 20 आदमी हो चाहे वो 25 आदमी हो, इससे ज़्यादा मेरा व्यूज़ नहीं जा रहा है, कायने का है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कम से कम 20 या 25 आदमी जो भी देख रहे हैं वो 20 या 25 आदमी लाइक कर दीजिए, ताकि इतना तो कम से कम पता चले जो मैं 20 या 25 आदमी जो मेरा व्यूज़ देख रहा है उन लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को 20-25 आदमी को अगर व्यूज़ पसंद आ रहा है तो मैं और अच्छा करने 20-25 आदमी से मैं संतुष्ट रहूँगा। ठीक है, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये बातें तो बहुत हो चुकी है। ठीक है, अब बस आप लोग को ये है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ तक कि एग्ज़ाम की बात रही, 23 अगस्त का एग्ज़ाम है, तो आप देखिए 60% रखिए नहीं होने का और 40% रखिए होने का। बोलिए देखिए 40% काहे होने का सोचें, जो कोरोना जो है आपको एकाएक ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। अगर ऐसा ही ख़त्म नहीं होगा तो बिहार एक इनिशिएटिव शुरू कर सकता है जो करीब एक बार एग्ज़ाम लेके देखे। काहे कि इसमें बच्चे कम हैं, 50,000 के लमसम बच्चे हैं। ठीक है, और बिहार में चुनाव भी होने वाला है, तो एक पैटर्न को देखते हुए बिहार सरकार सोच सकती है जो एग्ज़ाम लेके देखते हैं। ठीक है, जो कैसा होता है, प्रोसेस इसका कैसे होता है। ये हो सकता है जो सारे का एग्ज़ाम पटना में नहीं होगा, जितने बिहार में कमिश्नरियाँ हैं, मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट में मिला के एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग 40% उम्मीद रखिए एग्ज़ाम हो सकता है, 60% उम्मीद नहीं रखिए एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये जो पीन वैली राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे स्थित है सो बताइए। तो ये जो पीन वैली राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुछ और राष्ट्रीय पार्क हैं वो जान लीजिए, जैसे कि ग्रेट हिमालयन है, इंद्र किला है, खीर गंगा है और सिंबल बारा, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में भी कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कालेसर है और सुल्तानपुर है। ठीक है, गुजरात के भी कुछ नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। वंसदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल के बारे में एक ट्रिक है, ये जान लीजिए, तो जिस पार्क के अंत में अगर 16 आ जाए तो वो समझ लीजिएगा केरल से नेशनल पार्क है। जैसे कि केरल में देख लीजिए, अनामुदी 16 नेशनल पार्क, ठीक है, मथिकट्टन 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, और एराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये सब नेशनल पार्क हैं कहाँ पे? तो केरल में है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? मालवाड़ी है क्या? मालवाड़ी, बीटल और बरबड़ी। मालवाड़ी, बीटल और बरबड़ी, ये तीनों जो हैं बकरी की नस्ल है। तो जो बचा कॉकरेज, ये आपकी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बताइए। तो कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यह आपको आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में भी कुछ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में येचूर और मरकनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा मेगा पावर प्रोजेक्ट है? गिरिये है। और कर्नाटक में कौन सा है? तादरी है। ठीक है, आप लोग इसको एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है। ठीक है, अगर इसका किसी को PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। जैसे कि 8809998475। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन में
कुछ स्टूडेंट गलती निश्चित रूप से कर दिए गए किए होंगे, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो सब कुछ हम मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है यह आपको भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। और यह जो मौलिक अधिकार है आपको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से पढ़े हुए हैं, तो अनुच्छेद 12 से हम लोग जान लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में जो है आपको इसमें राज्य की परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। तो और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 13 में यही बात दिया गया है, जो अगर कोई भी राज्य, ठीक है, या संघ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय जो है उस पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? न्यायपालिका को कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक है। 1 मिनट बस रुक जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ठीक है, यह भी आपको मौलिक अधिकार से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, इससे बताइए। तो निजता का अधिकार जो है ये है आपको अनुच्छेद 21 के तहत आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार ही नहीं, जो आपने मौलिक अधिकार में जिस भी अधिकार को नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो वह सारा अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जैसे कि अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, पीने योग्य पानी का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार। तो मैंने आपको जो ये ट्रिक है याद कर लीजिएगा। तो यहाँ मरने का भी अधिकार, ठीक है, जीने का भी अधिकार। तो जिस भी अधिकार को आपने पढ़ नहीं रखा है उसको आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिए वह किसके अंतर्गत आता है? निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इनमें से किस गाने को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? इनमें से किस गाने को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? बताइए। जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम। बताइए। तो किस गाने को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे, ठीक है। जनगण मन कब गाया गया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जनगण मन 1911 में गाया गया था और यह भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय कौन थे? पंडित विशन नारायण धर थे, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोदी वंश के किस शासक का विरोध वहाँ के सरदारों ने किया था? ठीक है, लोदी वंश के किस शासक का विरोध वहाँ के सरदारों ने किया था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। कब किया था? 1491 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है लोदी वंश के किस शासक का विरोध वहाँ के सरदारों ने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिकंदर लोदी के बारे में कुछ बातें को जान लेते हैं। सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी थे, इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था बताइए। तो सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था बताइए? निजाम खां था, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने जो आगरा शहर की स्थापना की थी वह क्यों की थी? तो वह राजस्थान के शासकों के नियंत्रण के लिए आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए गज-ए-सिकंदरी प्रचलन शुरू किया था। और इस गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग आपको शेरशाह और अकबर ने भी शुरू किया था, ठीक है। और सिकंदर लोदी आपको गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। सिकंदर लोदी जो है आपको अनाज से जकात कर भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। और वहाँ के सरदारों ने लोदी वंश के वहाँ दिल्ली के सरदारों ने सिकंदर लोदी का विरोध इसलिए किया था, जो इसकी जो माँ थी जेबंद, सिकंदर लोदी को जो माँ थी जेबंद, ठीक है, जेबंद, ठीक है, जेबंद। देखिए यहाँ देख लीजिए, जेबंद,
जेबंद यह जो थी एक सुनार की पुत्री थी, ठीक है। तो इसी कारण से वहाँ का जो सरदारों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया था, ठीक है। और ये सिकंदर लोदी आपको शहनाई सुनने का शौकीन था। और सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही एक गायन विद्या पर पुस्तक लिखी गई थी, लज्जत ए सिकंदर शाही, ठीक है। लज्जत ए सिकंदर शाही गायन विद्या की पर पुस्तक भी लिखी गई थी, ठीक है। तो इतना मैंने आपको सिकंदर लोदी के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दीवान ए कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, दीवान ए कोही हम लोग को सबको पता है, जो दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा जो दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी। ये आपको पीटी में पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो देखिए, दीवान ए कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषकों को भूमि देना, ठीक है, कृषक की प्रत्यक्ष सहायता करना, कृषकों के अनाज को मंडी में सही दामों पर बेचना और कृषक को अनाज संचित करने के लिए जगह देना। देखिए, तो दीवान ए कोही का मुख्य उद्देश्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देना, बीच में कोई पर हो नहीं होना चाहिए। कृषकों को इसमें प्रत्यक्ष सहायता दे दे, चाहे यह पैसा दे दे या भूमि दे दे, कुछ करे, लेकिन कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता दे दे। तो आप लोग एक हल्का क्वेश्चन समझ लीजिए, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में चांदी की कमी हो गई थी? मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। देखिए, यह सुल्तान ऐसा था जिसके समय में सांकेतिक मुद्रा की शुरू किया गया था, और इसके समय में जो है सिक्का सिक्का जो है घर घर ही बनने लगा था, ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी सुल्तान के शासनकाल में किया गया था और पहली बार किया गया था, ठीक है। और यही सुल्तान है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद को हम लोग देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से दौलताबाद लाया गया था, ठीक है। और दौलताबाद को हम लोग देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। देवगिरी के नाम से इसलिए जानते हैं जो कि इसका देवगिरी का नाम मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने रखा था, ठीक है। और देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी शासक ने अपने सिक्कों पर ये खुदवाया जो ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, ठीक है। और इसके द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के को इब्न बतूता ने क्या कहा है? दिनार कहा है, और ठीक है। और इसी शासक के समय यह शासक एक ऐसा शासक था जिसने अपने हिंदू त्योहारों पर जाना शुरू किया, ठीक है। और इस शासक को बर्नी ने छिछोरा कहा, माली कहा, जुलाहा कहा, इत्यादि कहा, ठीक है। और इस शासक की जो मृत्यु हुई आपको गुजरात विद्रोह के दबाने के बाद हुई थी। तो यह कौन सा शासक था जिसके बारे में मैंने उपयुक्त बातों को कहा है? तो यह शासक था, बताइए, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो यह शासक था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने आपको इतना हिंट दे के बताया है, ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पर्यावरण के अजैविक संगठन के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, पर्यावरण के 3 संगठक हैं कौन कौन से? भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो पर्यावरण के अजैविक संगठन के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो अजैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं स्थल, वायु और जल। तो कौन सा शामिल नहीं किया जाता है? तो पादप जो है अजैविक संगठक के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। तो पादप किस संगठक के अंदर आता है? तो पादप आता है जैविक संगठक के अंतर्गत। जैविक संगठन के अंतर्गत कौन आता है? पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव। आप लोग डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए, अजैविक संगठक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आती हैं और जैविक संगठक के अंतर्गत क्या आती हैं? सजीव वस्तुएं आती हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत है? आर्गन पता है कौन सा गैस है? अक्रिय गैस है, ठीक है। तो अक्रिय गैस में मात्र एक नियॉन गैस ऐसा है जो कि आपको वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत है? बताइए, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? 78.08%, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या है? अगर आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की ओर कहे या ऊपर से नीचे की ओर कहे तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78.08, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? आर्गन,
तो आर्गन कितना परसेंट है? 0.93%। ध्यान से सुन लीजिएगा, 0.93%। वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.038%। तो आप लोग असेंड ये ऊपर से नीचे की ओर देख लीजिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा आएगा नाइट्रोजन, ठीक है, क्या आएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? आपको आर्गन, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। समझ में आ गया ये आपका, ठीक है। ऊपर से नीचे में नाइट्रोजन 78, ठीक है, 0.08, ऑक्सीजन 20.95 और आर्गन कितना है? 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.038, ठीक है। आगे समझ में? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था? देखिए, ये धारणीय विकास होता क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये तो धारणीय विकास की वह एक सोच है जिसके तहत वर्तमान में की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए हम ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको बिहार दरोगा मेंस में भी कम दे देगा, बिहार दरोगा PT में भी कम दे देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से धारणीय विकास होता है, जिसमें आपकी वर्तमान में अभी एग्जाम है बिहार दरोगा मेंस और फिर बिहार ESI PD, ठीक है। तो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो इस धारणीय विकास जो ये लक्ष्य को किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था? तो Rio+20 सम्मेलन, जो कि आपको 2012 में रखा गया था। तो इस सम्मेलन में इसको प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। और इस शब्द की व्याख्या कब की गई थी? मैंने जो अभी व्याख्या बताया है, तो इस शब्द की व्याख्या कब की गई थी? तो इस शब्द की व्याख्या 1987 में की गई थी। किसने की थी? तो WCED ने, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने की थी, ठीक है। और इसने इसकी व्याख्या आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में की थी, ठीक है। आइए समझ में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। हालांकि इस अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 में इसको भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इसरो कर दिया। कब इसरो की स्थापना की गई? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और यह जो इसरो की स्थापना की गई थी, इसको 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सफ़ेद लिली, तो सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ये बताइए। ये मैंने आपको लुसेंट से भी कुछ क्वेश्चन का जो मिसलेनियस है उससे लिया है, ठीक है। तो सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? बताइए। तो सफ़ेद लिली किसका है? इटली का है। हम लोग स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है। जापान का क्या है? गुलदाउदी है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? वेटल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वेटल है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक बताइए। तो बताइए, अब हम कुछ लोग इसके बारे में जान लेते हैं। येलो बुक किसका है? तो येलो बुक जो है आपको फ्रांस का है, ठीक है। तो ग्रीन बुक किसका है? इटली और ईरान का। ग्रीन बुक किसका है? इटली और ईरान का, ठीक है। नीदरलैंड का क्या है? ऑरेंज बुक है। नीदरलैंड का क्या है? ऑरेंज बुक है, ठीक है। और ये चीन का क्या है? तो चीन ही नहीं, पुर्तगाल और जर्मनी, ये सब का क्या है? वाइट बुक है। और जब आपसे वाइट पेपर पूछे तो ये किसका हो जाएगा? ब्रिटेन और भारत का है, ठीक है। आइए समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? देखिए, तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये सब जो है ये क्या है? अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है? इसको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। इसको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? तो इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब देखिए, इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है।
इसको आप विश्वस्त रेखा, विश्वस्त वृत्त भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विश्वस्त वृत्त के उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग में दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल रेखा पर खींची जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा बनेगी? तो 89। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखा बनेगी? 89 रेखा बनेगी। कितनी? 89, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री पर खींचा जाए तो कितना बनेगा? 89, ठीक है। तो टोटल आपसे पूछा जा सकता है, तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है, ठीक है। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 89 जोड़ देंगे और ये जो विश्वस्त वृत्त है इसको भी जोड़ देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 179। कितना हो जाएगा? 179 रेखा हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे ये पूछे यदि 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो कितनी रेखा बनेगी? तो 79 अक्षांश रेखा। टोटल पूछे टोटल अक्षांश रेखा कितनी है? तो 89 और प्लस 1 तो 179, ठीक है। अगर आपसे पूछे 2 अक्षांश रेखाओं की, जैसे ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा, या ये अक्षांश रेखा या ये अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। समझ गए हैं? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? बताइए, एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो एवरेस्ट ये जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं ये सभी किस काल में निर्मित है? टर्शियरी काल में। किस काल में? देख लीजिए, टर्शियरी काल में निर्मित है। और हिमालय की 4 श्रेणी, हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सा? देखिए, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय देख लीजिए कि बृहद हिमालय, इसको हम लोग तिब्बत का क्षेत्र भी कहते हैं। बृहद हिमालय को हम लोग तिब्बत का भी क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद है ट्रांस हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर है बाह्य उप हिमालय। और बाह्य उप हिमालय को हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो एवरेस्ट हिमालय जो है यह आपको बृहद हिमालय में आता है। किस हिमालय में आता है? बृहद हिमालय। यह जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। बृहद हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। और इस श्रेणी का जो निर्माण है आपको ओलिगोसीन युग में हुआ है, ठीक है। ओलिगोसीन युग में हुआ है, जो कि आपको 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको लघु हिमालय श्रेणी, जिसको हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो कि लघु हिमालय श्रेणी जो है आपको मध्य मायोसीन युग में हुआ है। और यह आपको मध्य मायोसीन युग यानी 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। और हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय या बाह्य उप हिमालय है। कौन सा है? शिवालिक हिमालय या बाह्य उप हिमालय है, जो कि आपको प्लायोसीन युग या सेनोजिक युग यानी यह 5 या 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। समझ गए? अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक सिद्धांत में मुफ्त कानूनी सलाह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में? तो यह भाग 4 में है। और यह जो है आपको अनुच्छेद 36 से लेकर आपको अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत में मुफ्त कानूनी सलाह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 क में जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 39 क में जोड़ा गया, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लागू करना है कि नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के विरुद्ध जो है जितना भी नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करने के लिए कोई भी जो राज्य है वह आपको न्यायालय में नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ नीति निर्देशक सिद्धांत आपको अवाध्य योग्य है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वाद में मूल अधिकारों में संशोधन करने के निर्णय पर रोक लगा दी गई थी? तो कौन सा ऐसा वाद है जिसने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के निर्णय पर रोक लगाई थी? बताइए। तो यह वाद है गोलकनाथवाद, ठीक है। गोलकनाथ ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने पर निर्णय पर रोक लगाई थी। और यह जो वाद है आपको 1967 में आया था, ठीक है। हालांकि आपको केशवानंद भारतीवाद और सज्जन कुमारवाद इन्होंने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने पर रोक नहीं लगाई थी। जो सरकार जो है आपको या न्यायालय जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन एक पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट मौलिक अधिकार पे आने के पर रोक लगा दें। एक पैटर्न के अनुसार आप इस पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि देखिए, ये जो इंदिरा साहनीवाद है यह आपको जातिगत आरक्षण की सीमा इसने 50% तक तय की थी। मैंने आज पिछले वीडियो में आपको बताया था
ठीक है। तो इंदिरा साहनीवाद आपको 1992 में आया था। हालांकि अभी जो है आपको जातिगत आरक्षण कितना दिया जा रहा है, 60%, मतलब 60%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वर्ष से जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जैसा कि हम लोग को पता है, अनुच्छेद 24 में आपको बाल श्रम पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो यह प्रतिबंध कब से लगाई गई है, तो यह प्रतिबंध आपको 1996 से बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा रिट न्यायालय से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कौन सा रीट न्यायालय से संबंधित नहीं है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हम लोग जान ही रहे हैं, जो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है, तो यह आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय से संबंधित है। परमादेश, देखिए परमादेश यह तब है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है तब। ठीक है, यह परमादेश। देखिए, निषेध क्या है, तो यह निषेध डायरेक्ट न्यायालय से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, तो निषेध में यह है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर मान के चलिए कोई हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, वह किसी की फांसी की सज़ा माफ़ कर दे, तो न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय का रूल बनाया गया है उससे वह बाहर काम कर रहा है, तो उस पर निषेध लगाया जा सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण। अब देखिए उत्प्रेषण क्या है। उत्प्रेषण यह है, जैसे कि मान चलिए पटना हाई कोर्ट, जितने भी जिला न्यायालय हैं, वह अपनी कोई भी मामले की सुनवाई करने में देरी कर रहा है। ठीक है, तो उसको पटना हाई कोर्ट कह सकता है, जो आपके यहाँ जो मामला लंबित है आप डायरेक्ट उसको हाई कोर्ट भेजें। तो यह किससे है, उत्प्रेषण से संबंधित है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, निषेध भी न्यायालय से संबंधित है और उत्प्रेषण भी न्यायालय से संबंधित। बाकी परमादेश आपको कोई एक पर्सन के बारे में है। ठीक है, कोई पर्सन के बारे में है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने अधिकार के दायित्व का पालन नहीं कर रहा होता है तब का है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मकरंद नाम से कविताएं कौन लिखा करता था। बताइए, मकरंद नाम से कविताएं कौन लिखा करता था। तो इनका भी नाम मौ से ही है, मौ से मकरंद और मौ से मदन मोहन मालवीय। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, देख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है, आपको भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस गवर्नर ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन से स्थानांतरित करके गोवा की थी। तो कुछ हम लोग पुर्तगाली के बारे में भारतीय को जान लेते हैं। सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली। कब आए थे, 1498 में। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। हालांकि यह गवर्नर बन के नहीं आया था, यह वैसे ही बना एक रास्ता निकालने के लिए आया था। ठीक है, तो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा। ठीक है, और यह जो अल्मीडा ने है, यह इसने अपनी नीली जल नीति पेश की थी। तो इसको नीली जल नीति इसलिए कहा जाता है, जो इसने अरब पर आक्रमण किया और व्यापार पर अधिकार कर लिया था, तो इसी को अल्मीडा को क्या कहा जाता है, जल नीति। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा। और भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। यह भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, कोचिन में लगाई थी। ठीक है, पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, कोचिन में लगाई थी। ठीक है, और इसी अल्बुकर्क ने भारत में आम की खेती शुरू की थी। कौन सी आम की, तो अल्फांसो आम की। ठीक है, और इसी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण करके उनसे गोवा छीन लिया था। ठीक है, अगर हम वास्को डी गामा की बात करें तो सबसे पहले 1498 में आया था और उसके बाद 1502 में आया, और तीसरी बार जब इसको भेजा गया तो गवर्नर बना के भेजा गया। और इस वास्को डी गामा की जो मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुई थी, भारत में ही हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, तो किस गवर्नर ने पुर्तगाली की राजधानी कोचिन से स्थानांतरित करके गोवा की थी। तो नीनो डी गुन्हा ने कोचिन से स्थानांतरित करके गोवा की थी। ठीक है, पुर्तगाली भारत में कुछ चीज़ की खेती शुरू की, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आलू की खेती शुरू की है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। ठीक है, लाल मिर्च की खेती शुरू की, आपको तंबाकू की खेती शुरू की, जहाज़ निर्माण शुरू किया। तो इन सब में पुर्तगालियों का योगदान है। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुसलमानों के बाद सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रथा किस धर्म पर लागू की गई। तो जैसा कि हम लोग को पता है,
1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रथा शुरू की गई थी और यह सबसे पहले मुसलमानों पर शुरू की गई थी। लेकिन आपसे हालांकि 1935 में भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा की शुरुआत हुई और इसमें मुसलमान के बाद सिख धर्म पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा भी लागू की गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में किसने प्रमुख भूमिका अदा की थी? तो भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में बताइए किसने? कृष्ण मेनन, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो किसने किया था? इसमें भी अधिक लड़के सही क्वेश्चन नहीं मारे होंगे, थोड़ा उम्मीद है। तो इसमें आपको कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश जनता मतलब भारतीय जनता ने ब्रिटिश में जो जनता थी उसका सहयोग प्राप्त किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवग्राम तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, नवग्राम तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तेल उत्पादक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो नवग्राम तेल उत्पादक क्षेत्र आपको गुजरात में है। गुजरात में और कौन कौन से तेल हैं? जैसे कि नवग्राम हम लोग जानते ही हैं, कलोल है, धोलका है, सोमासन है, गुजरात ये जगतिया गोधरा है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे? गुजरात में है। और हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं। असम में कौन कौन सा? असम में नोवा है, ड्रिलिंग है, नहरकटिया है, हगरी जोन मोरान है, रुद्रसागर है, लकवा है और सुरमा घाटी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो यह आपको बड़ौदा में है। और किसके द्वारा है? यह IOC के द्वारा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत सरकार का सबसे बड़ा प्राइवेट वाला कहाँ है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। ठीक है, अब हम लोग त्रिपुरा में जान लेते हैं तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो त्रिपुरा में आपको बारानूड़ा है। एक चीज़ आप लोग और जान लीजिएगा, असम में अभी हाल ही में एक बोगाई गांव जो है, शायद मैंने बताया हो या नहीं बताया हो, तो असम में एक बोगाई गांव है, वह भी तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहीं पे अभी हाल में आग लगे। त्रिपुरा में कौन सा है? तो बारानूड़ा है। तमिलनाडु में कौन सा है? तो देख लीजिए, तमिलनाडु में आपको जो है मंगमडम है, अवाडी है और विरुगंबकम है। तो ये सब कहाँ पे है? तमिलनाडु में तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवर्धन मठ किस राज्य में स्थापित है? ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन फुल्ली डिस्कशन के साथ। ठीक है, गोवर्धन मठ किस राज्य में स्थापित है बताइए? तो गोवर्धन मठ में यहाँ पे आपको जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो गोवर्धन मठ आपको कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो इन जितने भी मठ हैं, भारत में 4 मठ हैं, इन सभी मठों का निर्माण किसने किया था? शंकराचार्य ने। ठीक है, तो गोवर्धन मठ कहाँ पे है? उड़ीसा में है। गुजरात में कौन सा मठ है? शारदा मठ। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा है? श्रृंगेरी मठ। उत्तराखंड में कौन सा है? ज्योतिर्मठ मठ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको नवरत्न कंपनी शुरू की गई थी, नवरत्न, उसके बाद हालांकि महारत्न आया। ठीक है, तो नवरत्न जो कंपनी शुरू की गई थी यह आपको 1997 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया गया था। तब हालांकि तब 2009 ईस्वी से महारत्न कंपनी को मंजूरी दी गई। तो महारत्न कंपनियाँ टोटल हैं कितनी? तो महारत्न कंपनियाँ टोटल हैं 10। कितनी हैं? 10। ठीक है, तो महारत्न कंपनी किसी को कैसे दिया जाता है? ठीक है, तो महारत्न कंपनी किसी कंपनी को ऐसे दिया जाता है जब वह कंपनी 3 साल में 5000 करोड़ का मुनाफा कमाया हो। ठीक है, और उसका जो टर्नओवर है 25,000 करोड़ रुपए का हो। ठीक है, तो वैसी कंपनी को आपको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो महारत्न कंपनी 10 महारत्न कंपनी कौन कौन सी हैं आप लोग सुन लीजिए। NTPC है, ONGC है, सेल है, IOCL है, IOC है, CIL है, भेल है, गेल है, BPCL है और एक आपको HPCL है और एक है आपको PGCIL। ठीक है, ये 10 आपको महारत्न कंपनी है। आप लोग महारत्न कंपनी का ये पढ़ भी जान भी लिए होंगे कैसे उनको महारत्न कंपनी दिया जाता है। ठीक है, TCS इसमें आपको महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, अब देखिए नवरत्न के बारे में भी जान लेते हैं। तो नवरत्न कंपनियां ऐसी कंपनी हैं जहां 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश हो। ठीक है, और वह 1000 करोड़ तक का निवेश हो। तो किसी कंपनी को डायरेक्ट महारत्न कंपनी नहीं बनाया जा सकता है जब तक वह न कि नवरत्न कंपनियां ना हो, तब तक नवरत्न कंपनी को ही आपको महारत्न कंपनी में बनाया जाए। डायरेक्ट कोई कंपनी महारत्न कंपनी नहीं बन सकती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुदगी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? बताइए, कुदगी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? तो यह आपको कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको कौन कौन सा है? सिंगरौली है, ऊंचाहार है, सिंगरौली है, ऊंचाहार है,
टांडा है और मेजा है, ये सब कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी कुछ कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है, कौन कौन सा है? लारा है, सीपत है, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा है? दरलीपल्ली है, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का वर्णन संविधान सभा में किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन आपको हालांकि पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो राष्ट्रीय झंडे के रंगों, ठीक है, और उसके मध्य में चक्र के महत्व का वर्णन संविधान सभा में किसके द्वारा किया गया था? तो वह कौन थे? तो वह थे आपको कौन? राधा कृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और भारत के आपको प्रथम जो राष्ट्रपति थे जिनको आपको भारत रत्न भी दिया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे में कौन, देखिए राष्ट्रीय झंडे किसने स्पष्ट किया था? तो राधा कृष्णन ने स्पष्ट किया था। तो इसमें देखिए भगवा रंग जो है, भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना, त्याग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सच्चाई का, ठीक है। सफ़ेद रंग किसका है? सच्चाई का। हरा रंग किसका है? मिट्टी और वनस्पति का प्रतीक है, ठीक है। और ये चक्र है, यह नीला रंग का चक्र है। किस रंग का चक्र है? ध्यान सुनिएगा, नीला रंग का चक्र है। और यह जो चक्र है आपको धर्म के राज का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म के राज का। हमारे राष्ट्रीय झंडे की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ध्यान सुनिएगा, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 3:2 है। आपसे पूछा जा सकता है चौड़ाई लंबाई, तो चौड़ाई हो जाएगा 2 और लंबाई हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में आ गया। और उस चक्र में कितनी तीली है? 24 तीली है। आ गया समझ में। और इस ध्वज को भारत सरकार ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार किसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में नहीं मनाती है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में नहीं मनाती है। स्वतंत्रता दिवस मनाती है, गणतंत्र दिवस मनाती है, गांधी जयंती मनाती है, ठीक है। शहीद दिवस को भारत की सरकार राष्ट्रीय दिवस के रूप में नहीं मनाती है। शहीद दिवस भारत में 2 दिन होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी, और दूसरा 23 मार्च को, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आपको फांसी दे दी गई थी, तब इसको हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हालांकि आप एक दिन और शहीद दिवस मनाया जाता है, जब 27 मार्च 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यों के गठन को आरोही क्रम में समझाइए। तो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, फिर उसके बाद किस राज्य का गठन हुआ, और उसके बाद किस राज्य का गठन हुआ। देखिए, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, जो राज्यों का गठन सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ। किस आधार पे? भाषाई आधार पे। कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। उसके बाद आपको गुजरात को हुआ। गुजरात का कब हुआ? 1 मई 1960 को। और फिर उसके बाद नागालैंड का हुआ, तो 1 मई 1963 को नागालैंड का। हरियाणा का कब हुआ? तो 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, समझ गए। तो क्या क्रम है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा, ठीक है। अगर जैसे कि आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ, ठीक है, और राज्य पुनर्गठन संबंधित रिपोर्ट कब आई थी? 1953 में पेश की गई थी। 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया, और 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया। तो सबसे पहले राज्य पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसे, तो राज्य पुनर्गठन के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना की गई? तो सबसे पहले आपको गुजरात की, जब राज्य पुनर्गठन के आधार पर पूछे, ठीक है, आइए समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, केंद्र में धन विधेयक का क्या है? 110। केंद्र में धन विधेयक का क्या है? 110। बस आप लोग क्या करना है, राज्यों में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग 89 जोड़ दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 199। यह किससे है? आपको राज्यों में धन विधेयक से है। तो किसकी अनुमति से राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति से, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 161 क्या है? तो अनुच्छेद 161 जो है, राज्यपाल क्षमा कर सकता है किसी को, फांसी को छोड़ के। किसी को सज़ा कुछ मिली हुई है तो राज्यपाल उसको क्षमा कर सकता है, सिर्फ फांसी को छोड़कर। फांसी पर अगर हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया है तो उसको माफ़ करने का अधिकार सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है। अब अनुच्छेद 174 क्या है? तो अनुच्छेद 174 है, राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान, विघटन कुछ भी कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल। अनुच्छेद 213 क्या है? अगर मान के चलिए विधानसभा या विधान परिषद का नहीं सुचारू रूप से चल रहा है, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है,
ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हम लोग को सबको पता है कहाँ पे हुआ था, इसमें भी लड़के गलत किए होंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो सांख्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। तो किस ग्राम में? तो इसका आंसर क्या होगा? लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। आगे समझ में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुधोधन, जो कि किस कुल के थे? सांख्य कुल के थे। इनकी माता क्या नाम था? माया देवी, जो कि हालांकि 7वें दिन ही मर गई थी, ठीक है। इनके जन्म के 7वें दिन ही तो माया देवी थी। और इनके पालन पोषण किसने किया था गौतम बुद्ध का? प्रजापति ने, प्रजापति गौतमी ने, ठीक है। तो ये जो माया देवी थी किस वंश थी? कोलिया वंश थी। ध्यान से सुनिए, इनकी जो माता थी माया देवी, यह किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिया वंश से। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या आगे आने वाला है उसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो इनकी जो माता थी माया देवी कोलिया वंश से संबंधित, किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश से संबंधित थी, ठीक है। इनका गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। और इनका पुत्र का क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था? राहुल, ठीक है। विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर किसको कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर, जहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कोसी नगर में हुई थी, ठीक है। अब ठीक है। और गौतम बुद्ध के जो जन्म का जो प्रमाण है आपको किस अभिलेख से मिलता है? तो अशोक के रुम्मीदेई अभिलेख से पता चलता है जो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। आगे समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काकोरी कांड के अभियुक्त अशफाक उल्लाह खां को कहाँ फांसी दी गई थी? देखिए, काकोरी कांड हुआ कब था? तो यह जो है आपको 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो काकोरी कांड में करीब 29 अभियुक्त थे। तो इनमें 4 सदस्य को फांसी दी गई थी। तो किन किन को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद भी पकड़े गए लेकिन वो भाग गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को आपको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, ठीक है। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया जा रहा था उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तो उन्होंने कहा, जब उनको फांसी दी गई थी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी सिर्फ माँ का दूध पीऊँगा, ठीक है। अशफाक उल्लाह को कहाँ पे फांसी दी गई थी? फैजाबाद, जिसको हम लोग अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रोशन लाल को कहाँ पे दिया गया था? तो रोशन लाल को आपको इलाहाबाद में दिया गया था, ठीक है। रोशन लाल को कहाँ पे दिया गया था? इलाहाबाद में। और आपको राजेंद्र लहड़ी को कहाँ दिया गया था? तो गोंडा में। आ गया समझ में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तिलक को लोकमान्य की उपाधि क्यों दी गई थी? बताइए, तिलक को लोकमान्य की उपाधि क्यों दी गई थी? गणपति उत्सव शुरू करने के कारण, होम रूल लीग की स्थापना शुरू करने के कारण, उग्रवादी दल का नेतृत्व करने के कारण, रेंड की हत्या के आरोप के कारण। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? रेंड की हत्या। तो रेंड की हत्या क्यों की गई थी? तो रेंड की जो हत्या की थी आपको चापेकर बंधुओं ने की थी। जो इन्होंने प्लेग, भारत में जो प्लेग फैला था उसका सही से इन्होंने व्यवस्था नहीं की थी। इसकी हत्या इसी कारण से चापेकर बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी गई थी, रेंड की हत्या। तो रेंड की जो हत्या की गई थी तो ब्रिटिशों ने सोचा जो रेंड की हत्या करवाने में तिलक ने भी लोगों को उकसाया, इसीलिए इनके ऊपर धारा 124A के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया गया और इन्हें 18 महीने की जेल दे दी गई, ठीक है। तो जेल दे दी गई, तो इसके कारण से ये प्रसिद्ध हो गए और इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आइए समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने किस धर्म का प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया था? तो शंकराचार्य को हम लोग प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो शंकराचार्य ने आपको बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी में की थी। और कहाँ पे की थी? दक्षिण में शुरू की थी, ठीक है। और शंकराचार्य ने अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था, ठीक है। आगे समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कुरान के नियमों के आधार पर कर का निर्धारण किया? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने कुरान के नियम पे आधारित? तो यह सुल्तान एक ऐसा सुल्तान था जिसने आपको जौनपुर की स्थापना की थी, ठीक है। और यह सुल्तान ऐसा था जिसने आपको 300 नगरों की स्थापना की, 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया, आम के बाग लगवाए,
ठीक है। और यह सुल्तान एक ऐसा सुल्तान था जो कि आपको जजिया कर फिर से शुरू किया, और यह पहले जजिया कर आपको ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन इसके शासनकाल में आपको जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया गया। हालांकि ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था, तो कुछ अन्य शासकों ने या कुछ अन्य जातियों ने ब्राह्मणों के बदले उन्होंने जजिया कर दिया था, ठीक है। तो वह सुल्तान कौन सा था बताइए? तो वह सुल्तान था आपको फिरोज शाह तुगलक। आगे समझ में? चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो गठन है आपको 11 जुलाई 2000 को किया गया। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो कब गठन किया गया? तो 11 जुलाई 2000 को। इसलिए हम लोग 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपीनाथ सागर तट किस राज्य में स्थित है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो तट है आपको कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में देखिए कौन कौन से तट और हैं? अहमदपुर तट है, अहमदपुर सागर तट है, द्वारिका सागर तट है, सोमनाथ सागर तट है और चोड़वाड़, ध्यान से सुनिएगा, चोड़वाड़ सागर तट, यह आपको कहाँ पे है? गुजरात में। ये सब आपको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं आपको इसका तमिलनाडु, ये कर्नाटक का, कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है आपको रामकृष्णा तट है, ठीक है। उसके बाद ऋषिकोंडा तट है, भीमापट्टनम तट है और माईपद तट है। ये सब कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट दो इसमें आंध्र प्रदेश में है, रामकृष्णा तट, ऋषिकोंडा तट और भीमापट्टनम तट, 3 है, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में 2-3 तट हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक बस सिर्फ याद कर लीजिए। अंडमान निकोबार में राधा सागर तट है, ठीक है। गोवा के तट के बारे में जान लीजिए। गोवा में अंजुना तट है, बागा तट है, चपोरा तट है और मीरामार तट है, ठीक है। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा में कौन कौन सा है? गोपालपुर तट है, चांदीपुर तट है, कोणार्क तट है, पुरी तट है और तालासारी तट है, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में भी जान लेते हैं। तमिलनाडु में मरीना तट है, महाबलीपुरम तट है और रामेश्वरम तट है। हालांकि मरीना बीच आपको मुंबई में भी है, ठीक है। मरीना बीच जो मुंबई वाला, चेन्नई वाला है, ये सबसे लंबा बीच है, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन सा है? कारवार है, मुर्देश्वर है और भटकल तट, ये सब कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? जुहू है, मरीना ड्राइव है, मड आइलैंड है, श्रीवर्धन तट है और हरेश्वर तट है, हरेश्वर तट है। यह आपको कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तट के नाम आप लोग कॉपी में नोट निश्चित रूप से कर लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? को लोगों ने गलती किया होगा जरूर, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय जब पूछे तो 12 जनवरी और जब अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद की याद में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानवाधिकार आयोग में कितनी महिला सदस्यों की नियुक्ति करना अनिवार्य है बताइए? देखिए, मानवाधिकार आयोग के बारे में हम लोग कुछ बातें को जान लेते हैं। तो मानवाधिकार आयोग यह गैर संवैधानिक निकाय, इसका संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन इसका गठन आपको 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसकी जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो सिफारिश किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति, ये इसकी सिफारिश करते हैं। तो मानवाधिकार जो आयोग का अध्यक्ष होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ठीक है। इसमें आपको एक महिला सदस्य की नियुक्ति करना अनिवार्य है। कितनी महिला सदस्य की नियुक्ति करना अनिवार्य है? एक महिला सदस्य की नियुक्ति करना अनिवार्य है, ठीक है। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में किस न्यायमूर्ति के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया गया था, लेकिन उसने लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया? बताइए वह कौन से न्यायाधीश थे? तो वह जो न्यायाधीश थे आपको कलकत्ता के न्यायाधीश थे, ठीक है। इनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव पास होने से पूर्व इन्होंने त्यागपत्र। वो न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। कौन थे? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। 2011 में इनके खिलाफ हुआ था। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, सीवीसी कब आया? 2005 में आया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की शुरुआत आपको राजस्थान से हुई थी, ठीक है। और केंद्रीय कब आया था? 2005 में आया था। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा और विपक्ष के नेता के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री के द्वारा
सिफारिश किया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त को एक बार अगर वो नियुक्त हो गए तो उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। इनका जो कार्यकाल होता है आपको 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। हालांकि अभी जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? विमल जुल्का हैं। कौन है? विमल जुल्का हैं। ठीक है, तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले सूचना आयुक्त कौन थे? तो हबीबुल्लाह इसके पहले सूचना आयुक्त थे। कौन थे पहले सूचना आयुक्त? हबीबुल्लाह सूचना आयुक्त थे। आपसे पूछा जा सकता है इसकी पहली महिला सूचना आयुक्त कौन बनी है? तो पहली महिला सूचना आयुक्त कौन थी? तो दीपक संधू जो थी पहली महिला सूचना आयुक्त थी। इसमें कौन है कि क्या होगा? 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर की ओर। किस राज्य की पर्यटन परियोजना को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है केरल। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैड्रिड में है। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व आर्थिक मंच ने दुनिया भर में 1 ट्रिलियन पेड़ है, यहाँ पर हो गया, 1 ट्रिलियन पेड़ किस वर्ष तक लगाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 1 ट्रिलियन पेड़ 2030 तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सोने के सिक्के बनाए हैं? तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो इसने अपने सबसे छोटे सोने के सिक्के, सबसे ज़्यादा सोना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुल मकई किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो गुल मकई किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो यह मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2022 में कौन सा देश अतिथि देश होगा? बताइए, नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2022 में कौन सा देश अतिथि देश होगा? तो वह देश होगा हमारा फ्रांस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? बताइए, तो प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? यह आपको कौन सी है? मीथेन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी आपको गुर्दा या किडनी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो कौन से हैं आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व? तो ये हैं आपको उत्कृष्ट गैस जो कि हैं आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। करीब 50 से करीब ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो करीब चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर। मैं कोशिश करूंगा डेली मतलब कम से कम वीक में 2 या 3 प्रैक्टिस सेट लाऊं। अगर मौसम जैसे कि आज है पटना में, अगर ऐसा मौसम रहता है तो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर।